वेलकम बैक टू यूजीसी नेट क्लासेज जेआरएफ योगा। आज हम इस वीडियो में 10 यूनिट है ना क्रियात्मक योग, उससे संबंधित हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न तथा जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए थे उन सभी को कवर करने वाले हैं। और कहाँ से प्रश्न पूछते हैं, ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, यानी इस यूनिट में से। ये मित्रों, ये यूनिट 10 है ना यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो ये बहुत ही ईजी है। ये आपने एक बार समझ लिए तो 8 से 9 प्रश्न इसमें से आते ही आते हैं, 8 से 9 प्रश्न, और आप बेसिक इजीली कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको जो जो इसमें चीज़ें बताई हैं सिलेबस को पूरा कवर करना है। अभी हम आपको समझाएंगे कैसे पढ़ना है, तो पूरी जानकारी देंगे। जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जेआरएफ यूजीसी नेट की तैयारी जो भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, साथी हैं, तो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो सभी बनाई गई हैं। हमारे द्वारा सभी यूनिट कवर कर दी गई हैं। यूनिट फर्स्ट पूरी डाल दी गई है 8 पार्टों में। फाउंडेशन ऑफ योगा, यूनिट 2 भगवत गीता, 10 उपनिषद, योग वशिष्ठ डाल दी गई। यूनिट 3 डाल दी गई योग के उपनिषद, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से 8 से 9 प्रश्न आते ही आती है योग उपनिषद, और बहुत इजी वे में आपको समझाया है। लोगों को हार्ड लगते हैं, मार्क्स नहीं खींच पाते हैं, यहाँ से प्रश्न गलती करते हैं, लेकिन हमने इतने इजी वे में आपको समझाया है कि आपने वो प्रश्न लगा लिए तो आप आराम से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे एग्जाम में। यानी कहने का मतलब है आपका नेट जेआरएफ 100% आपका हो जाएगा, यदि आपने उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया और जैसे सबने बताया वो चीज़ें आपने क्लियर कर लें। तो सबसे पहले साथियों में यही हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना होता है, कैसे क्या पढ़ना होता है। अगर हमें यही जानकारी नहीं है तो हम कोई भी प्रश्न आराम से नहीं कर पाते, यानी बहुत हौच-पौच होती है, प्रेशर इतना होता है एग्जाम में कि सारी चीज़ आते हुए गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, ये हमें क्रियात्मक योग, यानी क्रियात्मक योग किसे कहा जाता है, जो प्रैक्टिकल योगा के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। आपने यूनिट 5 में हठ योग टेस्ट पढ़े होंगे, उसमें हमने षटक्रम पढ़े होंगे, तो उन्हीं षटक्रम को यहाँ पर भी रखा गया यूनिट 10 में। जो घेरंड संहिता में षटक्रम बताए गए हैं, बमन धोती, वस्त्र धोती, शंख प्रचालन, घेरंड संहिता के अनुसार, अटप्रदीपिका के अनुसार, तो यहाँ प्रश्न वहीं से यहाँ प्रश्न भी बनते हैं इस यूनिट में, यानी एग्जाम में आते हैं। सबसे ज्यादा मेन फोकस आपको क्या करना है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े है, सूर्य नमस्कार है। तो जी आपको अच्छे से सूर्य नमस्कार कवर करना है, क्योंकि आप जितने प्रीवियस ईयर के मित्र पेपर उठाएंगे ना, तो आपने देखा होगा जो आसन बताए गए हैं, 12 आसन बताए गए हैं, आवृत्ति पूछ लेता है, 6वां आसन कौन सा बताया गया है, पर्वत आसन निम्न में से कौन सी आवृत्ति है, या इनके इनके जो बताए ना मंत्र मंत्र तक पूछ लेता है। यानी ये जब सिलेबस में दिया है ना सूर्य नमस्कार, परंपरागत आधारित सूर्य नमस्कार, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न सूर्य नमस्कार से पूछता ही पूछता है। प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम उठा लो, जब आपने देखा होगा तो उसमें सूर्य नमस्कार का प्रश्न पूछा है। तो कहने का मतलब ये हम अच्छे से इस वीडियो में भी कवर करेंगे सूर्य नमस्कार की कैसे क्या है, कितनी विधियां हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, आगे पीछे मंत्र पूछता है, कहाँ कंफ्यूजन है, आपको वो सारे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट डे बैठकर, अब इसमें क्या 10 यूनिट में जैसे आसन दिए गए हैं, तो आसन को डिवाइडेशन किया गया है, तो उन डिवाइडेशनों में आपको वही आसन बताए गए हैं, जैसे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाला आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन में कितने बताए गए हैं, इसमें 8 आसन बताए गए हैं। तो इन्हीं आसनों से प्रश्न बनते हैं। लेटकर बताए गए आसन, तो लेटकर भुजंगासन, शलवासन, धनुरासन, ये आसन बताए गए हैं। पीठ के बल के बताए गए हैं, संतुलन वाले आसन बताए गए हैं। तो अब इनमें से प्रश्न कैसे बनता है, ये आसन तो बता दिए गए हैं। जो बिगिनर्स उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनका पहले जेआरएफ 1-2 मार्क्स रह गया, नेट रह गया, तो उनको सारी चीजें क्लियर होंगी। आपके लिए अच्छे से डेप्थ में समझाई है। यहाँ से प्रश्न आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठाकर तो कैसे बनता है, कभी तो बेसिक से इजीली बाहर से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा बैठकर किए जाने वाले आसन है। तो क्या करेगा, 3 ऑप्शन में लेट कर करने वाला दे देगा, एक बैठने वाला दे देगा। तो जो बैठने वाला उसको मैं छांटना होता है कि ये सही है। तो ऐसे हमें चीजें करनी है, कॉन्सेप्ट है। अब कर कैसे पाओगे आप, आपको आसनों का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जैसे हठ प्रदीप का मान लो 15 आसन बताए हैं, घेरंड में 32 आसन बताए गए हैं, और इस यूनिट में भी खड़े होकर सारे आसन बताए हैं, बैठकर सारे आसन बताए हैं। तो आपको मन में उनकी इमेज आनी चाहिए। इमेज का मतलब आपको करने आसन आने चाहिए। जैसी आपको जैसी भुजंगासन क्लिक हुई है, तो आपके माइंड में तुरंत इमेज छवि आनी चाहिए, भुजंगासन ऐसे करते हैं, तभी आप उस प्रश्न का आंसर दे पाओगे कि ये हाँ, कि ये लेट कर है, पीठ के बल लेट कर है, पेट के बल लेट कर आसन करने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न करने होते हैं ये, ठीक है। और क्या करना है इसमें और बताते हैं। अब ये प्रश्न आता है संतुलित वाले आसन, तो इसमें संतुलित वाले आसन बताए वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराज आसन, टिड्डवा आसन। टिड्डवा आसन में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ये संतुलित आसन में बताया गया है। ऑप्शन आया है निम्न में से
कौन संतुलित आसन है, तो 3 लेट कर बैठ कर दे देगा, एक टिड्डवासन दे देगा, तो आपको सेलेक्ट करना होता है, या ए बी वाले ऑप्शन में आता है सेलेक्ट करने के। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं इसमें से। तो आपको आसनों का ज्ञान होना चाहिए, जो आसन इस यूनिट में बताए गए हैं खासकर उनका ज्ञान होना चाहिए आपको, उनके लाभ, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया उनके लाभ होना आपको पता होना चाहिए, आसन पता होना चाहिए, आसन को कितने प्रकार से बांटा गया है तो वो आपको पता होना चाहिए। दोहरा देते हैं, खड़े होकर बताए गए हैं, बैठ कर बताए गए हैं, लेट कर बताए गए हैं, पीठ केवल करने वाले बताए गए हैं, और संतुलित आसन। ये 5 प्रकार की डिवाइडेशन कैटेगरी में किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है इसमें, फिर प्राणायाम बताया गया। तो प्राणायाम किससे संबंधित है, वो आपको प्राणायाम सूर्यवेदी प्राणायाम, शीतली भस्त्रिका जो उसमें बताया ना घेरंड, उसमें हठप्रीति का वो सेम है। तो उनसे क्रिया विधि कौन सा लाभ है, कैसे किस में करना चाहिए, किस बीमारी में, उस टाइप के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब इंपोर्टेंट क्या है, ध्यानात्मक सूक्ष्म विधि है ना, यहाँ से प्रश्न आता है। ये अलग है, ये अंडरलाइन करने, ये अलग है, और एक सूर्य नमस्कार ऊपर था। तो इसमें करना क्या है, अभी आपको सारी चीजें समझा देना है। फिर प्रश्न अभी ऑब्जेक्टिव लगाते जाएंगे सीधे, क्योंकि बेसिक जानकारी शुरू में देने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होती रहेगी। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वहां भी डेप्थ में समझाएंगे, शुरू में भूमिका बन जाती है समझाने की। तो यहाँ पे क्या है मित्रों, जैसे यहाँ समकालीन यौगिक आसन पूछे थे, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की विधियां। तो पेपर में एग्जाम में 1 लाइनर में आता है कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की विधियां किसने बताई है, 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें, दे देंगे। तो उसमें स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री भी ऑप्शन में होगा, तो यानी कि ये सही होगा, यानी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की विधियां स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताई हैं। और अनुकंपा विधि किसने बताई है, तो एस एस व्यासा ने बताई है। ये सारी चीज आती है, सविता की ध्यान धारणा विधि, महर्षि महेश योगी का है, ट्रांसडेंशनल मेडिटेशन यानी टीएम टेक्नोलॉजी बताई थी ध्यान की। तो वो चीज यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए अब चलते हैं, आपको बेसिक सारी चीजें बता दी गई हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में जो बार बार रिपीटेड प्रश्न हुए थे, आने की कैसे संभावना होती है प्रश्नों को, वो पूरे अच्छे से कवर करते हैं इस वीडियो को। चलिए प्रश्नों के चलते हैं, तो आप आपको सीधे सीधे प्रश्न लगाते जाएंगे, और जो प्रश्न जहां से बार बार रिपीटेड हुआ है, जहां ज्यादा समझाने का होगा, क्योंकि आगे पीछे ऐसे प्रश्न होते हैं, सारी चीज बताते चलेंगे। ठीक है, प्रश्नों के चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं सीधे एग्जाम में, ये नहीं है कि अलग से कोई प्रश्न आता है। हठयोग के अनुसार धोती कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है। अब हठयोग है, हठयोग का टेस्ट है, तो उसमें धोती कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है। पहला प्रश्न है, घिरंड संहिता और हठ प्रदीपिका के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार, यानी जो हठयोग की जो टेस्ट है ना, घिरंड और हठ प्रदीपिका, इनके तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार बमन धोती की विधि हठ प्रदीपिका के किस क्रिया के समान बताई गई है। यानी बमन धोती है ना, वो हठ प्रदीपिका किस ग्रंथ के किसके समान बताई गई है। वारिसार धोती के समान बताई गई है हठ प्रदीपिका के समान, ये गजकर्णी के समान बताई गई है हठ प्रदीपिका में, ये दंत धोती के समान बताई गई है बमन धोती को, ये बहिष्कृत धोती के समान बताई है। तो ये गजकर्णी धोती के अंतर्गत बताई गई है हठ प्रदीपिका में। दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में जिसे गजकर्णी कहा गया, वहां पर जिक्र किया गजकर्णी का। अब गजकर्णी क्या, पेट के पदार्थों को बमन द्वारा बाहर निकालना है, पेट की गंदगी वगैरह को बमन करना। तो वही विधि ये घिरंड संहिता में बताई गई है, जो बमन धोती के नाम से बताई गई है। घिरंड में तो बमन धोती के नाम से बताई गई, लेकिन हठ प्रदीपिका में गजकर्णी के नाम से बताई गई है। तो ये समानता है, ये इस टाइप से प्रश्न करने होते हैं, ऐसे ही सीधे एग्जाम में आते हैं प्रैक्टिकल योगा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेसिक प्रश्न है, आपको कोई भी मार्क्स गलत नहीं करने, यानी कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना। 8 से 9 प्रश्न आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, समझ समझ के आपको ईजी वे में प्रश्न देते जाने हैं, कोई भी घबराना नहीं है। प्रैक्टिस कर लोगे, कोई भी चीज गलत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचात्री के यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के अनुसार उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध विशुद्ध चक्र शुद्धि क्रिया के किस भाग को प्रभावित करता है। यानी स्वामी धीरेन्द्र चक्री का यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। अब पहले तो यही प्रश्न आ गया कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किसने दिया था, बताया, तो स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया है। आप इसे नोट कर लेना, याद कर लेना, कोई बनना में सीधे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ ये पूछा गया किसको प्रभावित करता है, कंठ को करता है, मस्तिष्क को करता है, हृदय को करता है, उदर को करता है। तो इसका आंसर कंठ बताया गया है। एक्सप्लेन कर देते हैं, रीच करके 1 मिनट। जो विशुद्धि चक्र है ना साथी, वो कंठ गले में होता है। तो इसमें क्या है, जो हम उच्चारण वगैरह करते हैं ना, तो ये क्रिया स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री ने बताई, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, तो ये सीधे कंठ को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या बताया गया है? यानी हठ प्रदीपिका में सीधे सीधे इस यहाँ प्रश्न पूछा है, आपको इधर उधर से कहीं नहीं होता है, जो ग्रंथ के श्लोक में बताया गया है पहले तो हमें एक्सप्लेन कर देते हैं हमें पढ़ना कैसे होता है। साथ ही जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ में जो श्लोक बताया गया और इस श्लोक में जो सीधे सीधे लाभ बताया, केवल वही लाभ काउंट करते हैं। ये नहीं एज ए मॉडर्न में कुछ पढ़ लिया इधर उधर किया, आपने लोकल बुक से कहीं पढ़ लिया, वो ऑथेंटिक चीज नहीं मानी जाती है। ऑथेंटिक केवल इन ग्रंथों को माना गया है। तो इन ग्रंथों के बेस पर जो हठ प्रदीपिका है, घिरण्यसता है, तो इन ग्रंथों के बेस पर ही जो लाभ बताए ना आसनों के, उन्हीं का आपको टिक करना होता है। यानी कि श्लोक में बताएंगे, व्याख्या भी कभी कोई सी पुस्तक गलत कर देती है, तो इसलिए ऑथेंटिक बुक को आपको पढ़ना है। तो ये हमें चीज बतानी थी। अब इसमें क्या पूछा है, हठ प्रदीप के अंदर सूर्यवेदी प्राणायाम का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या बताया गया है? शीतलता प्रदान करना, रक्तचाप कम करना, मोटापा बढ़ाना, वात दोष और कृमि दोष का नाश करना। तो इसमें वात दोष और कृमि दोष का नाश करने के लिए बताया गया है, सीधे इसमें ग्रंथ में बताया गया है ये लाभ। तो ये वात दोष, कृमि दोष नाश, कृमि बोलते हैं पेट में कीड़े हो जाते हैं ना उसको। और ये क्या करता है, सूर्यवेदी प्राणायाम का होता है मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कार्यप्रणाली देखें तो इसमें हमारे बॉडी में दाएं स्वर से ना, दाया और बाया इडा पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी से ये इडा, तो हम पिंगला नाड़ी से हम सांस लेते हैं, पिंगला नाड़ी लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं। तो हमारे शरीर में ये नाड़ी से सूर्य यानी सूर्य नाड़ी से ऊष्णता पैदा होती है शरीर में, और शरीर में ऊष्णता पैदा होती है तो कृमि दोष नाश और वात का समन होता है। वात क्या है, शीतलता यानी वायु, वायु शीतलता, तो वायु शीतलता को सूर्यभेदी प्राणायाम कम करता है। ऐसे कोरेट करे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो क्या होता है, सूर्यवेदी प्राणायाम से ऊष्णता शरीर में पैदा हुई तो वात दोष का एक तो नाश होगा, एक कृमि दोष नाश होगा। कृमि यानी पेट में ये कीड़े पड़ जाते हैं, किटकिट किटकिट रात को आवाज करते, दांत वगैरह रगड़ते हैं, तो वो कीड़े कीड़े पड़ जाते पेट में, उसके लक्षण होते हैं। तो दोनों का समाप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है, सूर्यवेदी प्राणायाम के लाभ पूछ लेता है एग्जाम में। ऐसे ही इजी प्रश्न होते हैं, कोई भी गलत नहीं करने, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जहाँ से प्रश्न बन रहे हो गलत करने की संभावना हो, वहां पहले आप सीधे प्रैक्टिस करो, तैयारी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां से मार्क खींचेंगे। आपको मेन टारगेट है एग्जाम निकालना। वनडे एग्जाम को कैसे ही निकालो, कुल मिलाकर बस निकलना चाहिए, जहां से आप अच्छा परफॉर्मेंस करवाओ वो करना चाहिए हमें काम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार दंत धोती के अंतर्गत कुल कितनी क्रियाएं शामिल की गई हैं? घेरंड संहिता को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने वीडियो ने देखी हो ना तो डाल दी गई है, वहां देख लो, कोई षटक्रम बहुत डेप्थ में यहाँ बताए गए हैं, तो वो सारी चीज बताई हैं आपको, भाग बताए गए हैं। नोट्स का हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया था पूरे षटक्रम का, तो वो सब आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न वहां से आते ही आते षटक्रम से। और हठप्री दीपिका में से कहाँ से आते हैं प्रश्न, वो मुद्रा से आ देता है। ऐसे भी डिवाइडेशन कर रखा है इसने, घेरंड में कहा षटक्रम, क्योंकि षटक्रम डेप्थ है, जहाँ से लोग जो चीजें भूलते हैं, कठिन लगती हैं, उसी को पहले एग्जाम में पहले रखता है कि इसको रखो, क्योंकि उसका उद्देश्य ये अच्छे लोगों को लेना। अच्छे लोगों का मतलब जो अच्छे से तैयारी करना पढ़ते हैं, ब्राइट स्टूडेंट। तो जो ब्राइट स्टूडेंट है वो किसी चीज को छोड़ते नहीं है, ऐसे ही आपको बिगनर्स कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, टारगेट आपका JRF है तो। ठीक है, घेरंड से दंत धोती के अंतर्गत कुल कितनी क्रियाएं बताई गई हैं? दंत धोती है ना, इसके अंतर्गत क्रियाएं पूछी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वहां वीडियो तो आपको देखनी है, मान लो कोई बिगनर्स हो तो नहीं आता हो तो बता देंगे। ठीक है, 6, 4, 5, 3, तो यहाँ 5 बताएंगे, अरेंज करके आपको भाग फिर से बता देते हैं शॉर्ट जल्दी से। जी साथियों, में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो देख लें। धोती है ना, पहला षटक्रम बताया गया है घेरंड संहिता में, उसके अंदर 4 प्रकार की धोती बताई गई है, आपको फिर लिख देते हैं। पहला अंत्य धोती, अंत्य धोती। दूसरा दंत धोती, जो प्रश्न आया दंत धोती से यही वाला, दंत धोती। फिर तीसरा हृदय धोती, हृदय धोती। अभी साथी पेन चल नहीं रहा क्योंकि ठंडी है, तो स्क्रीन पर चल नहीं रहा ढंग से। मूल शोधन, आप जो बोल रहे हैं वो समझते हैं ना। ठीक है, ये 4 प्रकार की बताइए, अंत्य धोती, दंत धोती दूसरी, फिर तीसरी हृदय धोती, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहां भी। चौथा मूल शोधन। आपको याद कैसे करनी है, 4 परिवर्तन के अंदर भाग भी बताए गए हैं। तो हमने बताया था साथियों, धोती है ना, ये ऐसे समझ लो हमारा शरीर है। तो पहले अंत्य धोती यानी अंदर शुरुआत कर रहे हैं षटक्रम करने की, तो अंत्य धोती सफाई कर ले। अंत्य धोती का क्या है, हमारा मुंह। दंत धोती यानी दांत वाले में दंत मूल, जिब्या मूल, कर्णरंध्र, कपालरंध्र, और जो भी बताएंगे एक्सप्लेन, पहले ये बताए थे कॉन्सेप्ट। दंत के बाद क्या है, हृदय धोती यानी हृदय का रंबा दंड द्वारा, कीड़े के दंड द्वारा हृदय की सफाई करना। तीसरा भाग क्रम बता रहे हैं, याद करने के क्रम से प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में, तो वही 4 प्रकार की धोती के याद करने के क्रम बताया। दंड के बाद आता है मूल शोधन, अंतिम थी ना जो अभी लिखी थी, मूल शोधन।
ये अंतिम धोती का प्रकार है, ठीक है। मूल शोधन में क्या है, गुदा मारों को सफाई करना है। तो पहले कोई भी चीज श्लोक वगैरह में रखी जाती तो वो चीजें यही कॉन्सेप्ट से रखी जाती थी, क्रम से, ऐसा नहीं कहीं भी मूल शोधन ऊपर बता दिया कि ये बता दिया वो, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। यही चीजें हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है कि उसके पीछे क्या हिरण्य मुनि बताना चाह रहा है, चंड कपाली को दोनों के बीच जो संवाद है, जो तत्व ज्ञान दिया था, ठीक है। ज्यादा बताएंगे साथ ही वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि टारगेट हमें 10 मिनट को करना है, ठीक है। इसमें क्या है, मैं ये तो आपने समझ लिया होगा, एज कर देते हैं। तो अब ना प्रश्न आया था, लोगों ने बहुत गलत किया था और लोगों ने क्लेम भी किया था प्रश्न को, लेकिन एग्जाम ने उनका सही नहीं किया। क्यों नहीं किया ये बताते हैं। दंड धोती में 4 प्रकार की 5 प्रकार की बताएंगे, और जो बताएंगे कैसे बताएंगे। और लोगों ने चार चार प्रकार के पहले किए थे। पहली बताइए दंड मूल, ठीक है। दूसरी जिब्या शोधन, या जिब्या मूल भी लिखाया जाता है, एग्जाम में घबराना नहीं है। तीसरी कर्णरंध्र, ठीक है। कर्णरंध्र बाया, इरेज कर देते हैं एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर बिगनर्स है। कर्णरंध्र बाया, फिर एक और बार कर्णरंध्र, कर्णरंध्र दा दाया, पहले बाया लिखा था दाया, ठीक है। और अंतिम में कपाल रंध्र, कपाल रंध्र यानी पांचवी, 5 4। अब इसमें कंफ्यूजन लोगों का क्या हुआ, तो ये एग्जाम में पेपर आया था, एग्जाम में लोगों ने नोट्स बनाए, कहीं से पढ़े उल्टे सीधे, यूट्यूब से वीडियो देख ली गलत सलत, या नोट्स बना लिए, लोग भी पढ़ा देते हैं ऐसे यूट्यूबर वगैरह। तो उन्होंने क्या है, जो कर्णरंध्र है ना, दाया और बाया इन दोनों को अलग अलग काउंट किया है संख्या में, यानी कि 3 और 4 को। तो इसलिए 5 संख्या टोटल बताएंगे, ये नहीं कि आपको दाया और बाया कान को एक ही में काउंट करके 4 बता दें। तो ये एग्जाम की दृष्टि से गलत प्रश्न था, और सीधे सीधे श्लोक में भी 5 बताई गई हैं, तो आपको अलग एज काउंट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर 5 होगा। फिर से आपको दोहराए थे, दंतमूल, जिब्यामूल, कर्णदंड एक बाया वाला, फिर उसकी सफाई, फिर कर्णदंड दाएं वाले की काउंट करनी है सफाई, फिर कपाल दंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते साथियों, क्योंकि 16 मिनट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। एग्जाम में प्रश्न आए तो कभी गलत नहीं करना है, इसको आप गलत कर दो, इतना पढ़ाने का मकसद का बेकार जाए। आधुनिक और पारंपरिक संदर्भ में मधुमेह प्रबंधन के लिए बैठकर किए जाने वाला कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले तो हमें इन टाइप के रोगियों को, जैसे हमें ये मधुमेह है, तो हमें ये रोग पता होना चाहिए, मधुमेह क्या होता है। मधुमेह आता है डायबिटीज का, जैसे मधुमेह डायबिटीज हो गया, थायराइड का आता है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। तो इनमें रोग पता होना, ये चिकित्सीय योग में अच्छे से कवर किए हैं। जो चिकित्सीय योग है ना, थेरेपेटिक योग, 8 मिनट में, तो वही चीज रखी गई है उनमें। लेकिन ये क्रियात्मक योग के पर्पज से चीज प्रश्न पूछा गया, पहले से समझा देते हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना डायबिटीज है, पद्मासन, भद्रासन, सिद्धासन, अर्धमतेंद्रासन। तो यह अर्धमतेंद्रासन को सर्वश्रेष्ठ माना गया डायबिटीज में। अब डायबिटीज हो क्या बीमारी, तो ये बताए टाइप फर्स्ट टाइप टू, 2 प्रकार की होती, तीसरे प्रकार की होती, लेकिन यहाँ मेन टाइप फर्स्ट टाइप टू। टाइप फर्स्ट क्या है, ये बच्चों में पाई जाती है, इंसुलिन का पूरी तरह बंद हो जाता है बनना। टाइप टू में क्या है कि ये टाइप टू में क्या है, इंसुलिन बनता तो, लेकिन जितनी शरीर को आवश्यकता तो उतना नहीं बनता। यानी क्या होता है, क्योंकि ये कोरेट करके बताएंगे तो अच्छे से याद रहेगा हमेशा के लिए। हमारे शरीर में ये अगन्याशय ग्रंथि होती है। अगन्याशय ग्रंथि का क्या कार्य होता है, वहीं से अगन्याशय ग्रंथि से बीटा सेल्स बनते हैं उस ग्रंथि में, और बीटा सेल्स का कार्य ये होता है इंसुलिन का उत्पादन करना, इंसुलिन का उत्पादन करना, इंसुलिन। अब इस इंसुलिन, जब बीटा सेल कम बनेंगे, अगर न्यास ग्रंथि में कुछ खराबी आई, मान लो जो एक्टिव नहीं है, तो वहां से बीटा सेल कम बनेंगे, और बीटा सेल कम बनेंगे तो इंसुलिन का कम उत्पादन हो पाएगा। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है, इंसुलिन इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करना, ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी ना साथियों, तो ग्लूकोज क्या है, हमारी बॉडी में ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा, यानी ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में, ब्लड में स्टोर होती रहती है। कहते हैं ना डायबिटीज बढ़ेगी, तो ग्लूकोज यानी मीठा, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज एक तरह मीठा मान लो, तो बॉडी में शर्करा का स्तर बढ़ता जा रहा है। जब शर्करा का बढ़ता स्तर बढ़ जाएगा तो डायबिटीज का रूप ले लेता है, तो ये डायबिटीज बोली जाती है। तो इसलिए डॉक्टर लोग वगैरह बोलते हैं योग, योग भी हमें करना चाहिए। तो योग से क्या होता है हमें करने से, ये अर्धमतेंद्र आसन जी आपको समझाते हैं। जब अर्धमतेंद्र आसन करते हैं, ट्विस्टिंग वाले आसन आपको ऐसे याद कर लेना, मैं 8 मिनट में बताया था आपको यूनिट में, कि जो भी आसन जिस ग्रंथि पे प्रभाव डालने हैं, समझ लो वो उस रोग को ठीक कर रहे हैं। अब जो अर्धमतेंद्र आसन है, जो अगन्या से ग्रंथि को ट्रिगर कर रहा है, इस ग्रंथि को, तो इस ग्रंथि को ट्रिगर कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तो यहाँ से क्या है, बीटा सेल धीरे धीरे दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएंगे,
और जब बीटा सेल जैसे सॉरी बनना स्टार्ट करेगा ये ग्रंथि, तो इसका कार्य फिर शुरू हो जाएगा इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन बनाना शुरू कार्य हुआ तो ग्लूकोज ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अर्ध मतिंद्रासन में बहुत सारे शोध हुए हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज ठीक तो खैर काफी टाइम में होगी, अगर कोई भी आज इतना असाध्य रोग में कम से कम 30 से 40 मिनट योग करना बताया गया, लेकिन आज के समय में कोई भी 30 से 40 मिनट कौन देगा मित्र, कोई नहीं देता है। वो सोचते हैं 5 मिनट में सारी चीज ठीक हो जाए, वो भी 2 दिन 5 मिनट कर लिए बस। असाध्य रोग में हमें 30 से 40 मिनट करना बताया गया। असाध्य रोग में 30 से 40 मिनट कर लिया। असाध्य का मतलब है जो आपको रोग हो गया है, यानी असाध्य रोग का मतलब है डायबिटीज हुआ, थायराइड थायराइड रोग हुआ, हाइपरथायराइड वगैरह, तो ये असाध्य रोग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है अर्धमतेंद्र कैसे प्रभाव डाल रहा है। ऐसे ही कोई भी प्रश्न आए ना पूछे कि जैसे पीठ के दर्द में कौन सा आसन सबसे अच्छा है, तो भुजंगासन वहां ट्रिगर कर रहा है रीढ़ की हड्डी को, तो भुजंगासन होगा। अच्छे से एक्सप्लेन वहां किया यूनिट 8 में, वो देख ले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हठ प्रदीपिका में भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के दौरान श्वास लेना, श्वास श्वास छोड़ना करते समय किस ध्वनि का निर्देश दिया जाता है। यानी भ्रामरी प्राणायाम में जो श्वास छोड़े ना, किसका निर्देश दिया जाता है, भृंगी का, होती आवाज, प्रणव ओम का, मेघ गर्जन का, या नर भ्रमर का। तो यहाँ पे क्या बताया, भृंगी का यहाँ पे बताया गया, भृंगी का। श्लोक हठ प्रदीप का दूसरे अध्याय का 68वें श्लोक के अनुसार रेचक करते समय साधक को भृंगी यानी मादा भ्रमर, भ्रमर भौरा बोलते हैं ना, भ्रमर जैसी उच्च ध्वनि और सूक्ष्म ध्वनि करनी चाहिए, ये बोला गया सीधे सीधे श्लोक में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन रखना, अच्छे से आपको चीजें समझनी है, नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कोई भी कमेंट कर दे, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अच्छे से बता देंगे एक्सप्लेन करके, क्योंकि टाइम के साथ सारी चीजें समझानी होती हैं। प्रेच्छा ध्यान का संबंध किस परंपरा से है, जो प्रेच्छा ध्यान बताया ना वो किसने बताया, एक बौद्ध 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 धर्म, बौद्ध के अनुसार बताए गए हैं, जैन के द्वारा धर्म बताए गए हैं ध्यान। तो वही पूछा है ध्यान प्रेच्छा ध्यान किसने बताया, वैदिक परंपरा है, नाथ परंपरा ने, जैन ने, बौद्ध ने। तो ये यहाँ पे जैन धर्म में बताया गया प्रेच्छा ध्यान। ठीक है, बौद्ध धर्म ने क्या बताया, विपश्यना ध्यान। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट वो है ये, और सबसे इजी है। इसमें से 8 से 9 प्रश्न आते ही 8 से 9 प्रश्न इसमें आते ही आते हैं। बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, चीजों को समझना है। जैसे हमने बताया कैसे आसन ट्रिगर करता है, कौन सी ग्रंथि, उसी ग्रंथि से संबंधित प्रश्न का आंसर देते हैं। ऐसे नहीं है याद करना है चीजों को, हाँ इस बीमारी में ये है, उस बीमारी में ये है, ऐसे कभी जीवन में नहीं कर पाओगे पेपर पास। हठ प्रदीपिका के अनुसार विपरीत करणी मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब विपरीत करणी मुद्रा का मुख्य उद्देश्य पूछा है, क्या करती है विपरीत करना, पाचन शक्ति बढ़ाना, अमृत का संरक्षण करना, कुंडली जागरण करना, या कबदोष का निवारण। तो ये विपरीत करणी के भावी हमने बताया था, अमृत यानी सोमरस का संरक्षण करना है। अब ये क्या है विपरीत करणी मुद्रा, पहले तो आपको अमृत वाला कॉन्सेप्ट क्या है। जो योगी जन है ना, हमारा ये शरीर है, ये सर है, और ये मान लो ये पेट है। ठीक है, तो हमारा क्या है ना, यहाँ से अमृतपान होता है, इसे चंद्रमंडल बोलते हैं। ऊपर चंद्रमंडल, चंद्रमंडल, नीचे है सूर्यमंडल। अब चंद्रमंडल से क्या है, हमारा रसपान हल्की हल्की बूंद टपकती है अमृत के समान, ऐसे ग्रंथों में बताया योग के, और वो सूर्यमंडल में आके या नष्ट हो जाती हैं वो, तो वो जल जा भस्म हो जाती हैं। तो उसमें क्या है, योगी द्वारा ये खेचरी मुद्रा ऐसे बताई गई, तो उस खेचरी मुद्रा उसी अमृतपान को करने की विधि बताई गई है, कि जीव को लंबा दोहन सोहन करके अंदर करके वो उसको पान करना। तो अब विपरीत करणी मुद्रा कौन सा बता रहे, तो आपको खिचड़ी मुद्रा का बता दिया। विपरीत करणी मुद्रा क्या कर रही है, उसमें एग्जाम में 2 टाइप से प्रश्न आता है। विपरीत करणी मुद्रा हमारा पैर ऊपर की है, सिर नीचे की है। तो पहला प्रश्न तो यही आता है, ऐसा कौन मतलब कौन सी मुद्रा में सूर्यमंडल नीचे और चंद्रमंडल ऊपर हो जाता है। तो नाम ही इसका विपरीत करनी, यानी विपरीत हो गए हम, चंद्रमंडल के सूर्यमंडल नीचे आ गए, चंद्रमंडल ऊपर आ गए, सूर्यमंडल नीचे आ गए, यानी विपरीत करनी है, ऊपर दिशा उल्टी हो गई। अब इससे क्या है, जो अमृतपान है ना, इरेज कर देते साथ ही, थोड़ा उल्टा लिख गया था, यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं, चंद्रमंडल और सूर्यमंडल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न 2 टाइप से आया प्रीवियस उठाना। विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत करणी में क्या है, जो चंद्रमंडल नीचे आ गया, सूर्यमंडल ऊपर हो गया, तो इससे क्या है, जो हमारा ये चंद्रमंडल जो रस है ना, वो नीचे नहीं जा रहा, यानी कि इसका संरक्षण हो रहा है, बच रहा है। और अमृतपान किस चीज से बच रहा है, संरक्षण मतलब
सोमरस विपरीत कणी मुद्रा बचा रही है इसको, ठीक है। रसपान किससे कर रहे हैं, खेचरी मुद्रा से, और इसका संरक्षण किसने और विपरीत कणी मुद्रा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं वहां अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से माना जाएगा। यानी कि ऐसे हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके चीजें इंटरव्यू में बतानी होती है। कोई भी आप थेरेपेटिक योगा, कोई भी चिकित्सीय बाई सिविल का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो इसका आंसर होगा संरक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों के क्रम में ओम मरीचे नमः। अब जो सूर्य नमस्कार हमने बताया ना, तो उसके मंत्र भी आते हैं, तो ये वही पूछा है, ओम मरीचे नमः किस स्थान पर बोला जाता है, यानी 8वें क्रम पे बोला जाता है, यानी आसन के साथ करते करते ना उसमें मंत्र ही बोला जाता है, तो वही पूछा है। 7वें स्थान पर, 5वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, एज करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। पहले तो इसका आंसर बता दें, 4 ऑप्शन दिए गए। 8वें स्थान पर बताया गया वो मरीचे नमा, 7वें स्थान पर, 5वें स्थान पर, 10वें स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा 8वें स्थान पर बताया गया, और इससे संबंधित आसन भी पूछता है। तो आपको आसन और क्या, और आसन और जो मंत्र होता है ना, उसका क्या करना है आपको, A4 साइज पर सभी 12 आसन लिख लेने हैं आपको। आसन ऐसे करके आसन और मंत्र, और नीचे लाभ। लाभ भी एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीटेड हुआ है, 2 से 3 बार लाभ ही पूछे हैं सूर्य नमस्कार के। तो लाभ आपको बताए थे, क्योंकि आपके पास हो सकता है श्लोक ना हो, इरेज करके लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे श्लोक बोला गया है साथियों, आदित्यस्य नमस्कारम। श्लोक लिखने में यहाँ पे स्क्रीन रोटी है, तो वो नहीं पता। नमस्कारम सीधे बता देते हैं क्या क्या बताया हुई श्लोक लिखने में। श्लोक में आया है आयु प्रज्ञा, 5 चीज बताई हैं। आयु प्रज्ञा बलम यानी बल, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम यानी वीर्य, और तेज। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये क्रम में ही पूछ लेता। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी आयु बढ़ाने वाला, प्रज्ञा बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, वीर्य बढ़ाने वाला और तेज बढ़ाने वाला। ये सूर्य नमस्कार से 5 चीज बढ़ दी। आप इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी आपसे कभी इंटरव्यू पूछते हैं सूर्य नमस्कार करने के क्या लाभ है, सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, तो आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्वता च जयते, यानी श्लोक में सीधे सीधे ये बताया गया। हमने पहले बताया था, इस श्लोक से बाहर कोई भी ग्रंथ में बताया गया, उससे बाहर कोई भी चीज लाभ नहीं देना। अब इसके सिवा कोई भी अलग लाभ होगा 6वां, वो कभी भी यूजीसी नेट में नहीं पूछेगा, आपको कभी भी नहीं करना। कोई भी आपने बुक उल्टी सीधी उठा ली, उसके पढ़ लिया, या व्याख्या पढ़ ली किसी की, तो वो कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। उन किताबों को पढ़ने से आपको ज्ञान तो मिलता नहीं है यूजीसी के पर्पज से, कि प्रश्न गलत और होते हैं। इसलिए आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ऑथेंटिक बुक का मतलब है आप तो प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड वगैरह करो, चीजें समझो, सिलेबस समझो, तब पढ़ो। ऐसे नहीं है कि आपने चीजें उठाए कहीं से कुछ भी कर ली, ऐसा नहीं करना है, कि वो आपके हेल्पफुल तो होगी नहीं, एग्जाम में गलत ही प्रश्न करा देंगे, ठीक है। तो आपको पहले हमने क्या बताया था, चार्ट बना लेना पूरा, यहाँ से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न, मतलब 2 से 3 साल जो प्रीवियस उठाओगे ना, तो उनमें प्रश्न आए ही आए हैं। तो आपको बना लेना है, पूरे 12 आसनों के नाम लिख लेने हैं, मंत्र लिख लेने हैं, जो हमने लाभ बताए थे लाभ भी लिख लेने हैं। तो यहाँ प्रश्न सिलेबस में दिया है ये सूर्य नमस्कार, तो यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, इस बार भी देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सब इसका आंसर बता ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं अब। घेरंड संहिता के अनुसार, घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति के 3 प्रकार क्या बताएंगे आप। ये कपालभाति के 3 प्रकार बताएंगे, ये भी 102 बार प्रश्न आ चुका है, और थोड़ा अंदर डेप्थ में बताएंगे कौन सा प्रश्न आया था। तो रेचक, पूरक, कुंभक, वातक्रम, वितक्रम, शीतक्रम, वातसार, बारीसार, बहिष्कार, दक्षिण, दक्षिणा, वाम या मध्यमा। तो ये वातक्रम, वितक्रम और शीतक्रम है ना, ये बताए गए हैं। और ये वातक्रम, वितक्रम, शीतक्रम क्या है, इनके अंदर का भी जान लो। जो वातक्रम है ना, वातक्रम ये आता है प्रश्न इसलिए, ये तो साधारण अनुलोम विलोम की टाइप की विधि है, अनुलोम विलोम जो हम करते हैं ना। अब ये 2 प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये वितक्रम और शीतक्रम, ये करते कैसे की विधि पूछ लेता है एग्जाम में। वितक्रम, ठीक है। वितक्रम में क्या है, हमें नाक से पानी को ग्रहण करना है, नोज से और मुंह से निकालना है जल, जो जल है ना वितक्रम में। अब हमें याद करना है। शीतक्रम में क्या है, शीतक्रम में हमें क्या करना है, मुंह से पानी लेना है। शीतक्रम में क्या है, मुंह से पानी लेना है और नाक से बाहर निकालना है, ये शीतक्रम का हुआ जल। हमें याद कैसे करना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि वातक्रम और शीतक्रम दोनों उल्टी विपरीत विधि है जल की। तो ये वितक्रम से आती है ना, हमने वहां पर भी बताया था, घेरंड में यहाँ भी बता देते हैं। वितक्रम हम कैसे लिख रहे हैं, वितक्रम, कोई कोरेट करके चीज ऐसे याद कर लें तो भूलते नहीं है, हमारे नोट समझ लो। ये नाक है ना,
तो वितकुरुम में नोज समझ लो, नोज की आकृति आ रही है इस टाइप की। वादा तो ये नाक है, यानी कि नाक से पानी इसमें ले रहे हैं वितकुरुम में, और मुंह से निकाल रहे हैं जल। तो ये वितकुरुम का याद कर लो, शीतक्रम इसका उल्टा हो जाएगा। शीतक्रम में क्या है, जल मुंह से ले रहे हैं, नाक से निकाल रहे हैं। तो वितकुरुम वाले को याद कर लो, ठीक है। और वो पातक्रम क्या है, सीधे अनुलोम विलोम की तरह भी दी है। ये भी प्रश्न 1 से 2 बार रिपीटेड हुए हैं घेरंड में। जो भी कंफ्यूजन के प्रश्न होते हैं वो अवश्य रखता है एग्जामिनर के, जो प्रश्न गलत हो जाए आपका, यानी कि उनको के ब्राइट स्टूडेंट चाहिए जेआरएफ में, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है जेआरएफ की। ऐसा नहीं है कोई भी प्रश्न इजी डाल दिया, कोई भी कर लिया, कट ऑफ ज्यादा चली जाए। तो सब चीज अरेंजमेंट और सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाना है पेपर। ये आपको दृष्टिकोण आना चाहिए, जैसे कि हमारे टाइटल है दृष्टिकोण से चीजों को समझना, एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो वही सारी चीजें आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बताई जाती है, आगे पीछे प्रश्न कैसे बनते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार अग्निसार क्रिया को किस षटक्रम के अंतर्गत रखा गया है। अग्निसार क्रिया है ना, अब जो घेरंड संहिता में बताए गए हैं तो किसके अंतर्गत, नौली, वस्ती, धोती, अंत्य धोती के अंतर्गत, प्राणायाम के अंतर्गत। तो अंत्य धोती के अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें 4 कौन कौन सी बताई गई हैं वो भी आपको रिपीट कर देते हैं। वातसार, वारीसार, जिस संघ प्रचालन भी कहते हैं, वारीसार को, वारी यानी जल प्लस शुद्धि करना सार, ठीक है, जल के द्वारा शुद्धि करना, वारसार, वारीसार। और फिर वहिंसार, ये अंतिम है। तीसरी कौन सी, अग्निसार, इसमें आई थी ना, अग्निसार क्रिया ये। तो धोती के अंतर्गत 4 बताइए, वातसार, वारीसार, अग्निसार और वहिंसार क्रिया, ठीक है। वहिंसार बोलते हैं, वहिंसार अग्निसार उसको बोलते हैं, बहिष्कृत धोती चौथी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कभी ना दिमाग में कुछ चीज चलती है एकदम बोलते समय ना, वो चीजें गलत से हो जाती है, लेकिन आपको क्रम याद करना, जैसे एग्जाम में गलती ना हो। यहाँ प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हट प्रदीप और घेरंड संहिता बड़े गोमुख आसन की विधि में आधुनिक प्रचलन की तुलना में क्या अंतर है, यानी दोनों ग्रंथों में क्या अंतर बताया गया है, वो चीज पूछी है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं तुलनात्मक टाइप के। इसमें जालंधर बंद अनिवार्य बताया गया है, एक या एक बड़ा होकर खड़ा होकर करने वाला आसन है, पैरों की स्थिति अलग है, या हाथों को पकड़ने का निर्देश मूल श्लोक में नहीं है। तो मूल श्लोक में यहाँ पर जो हमने बताया था, मूल श्लोक को आपको आना चाहिए, तो वही चीजें मूल श्लोक में नहीं बताया गया, हाथों को पकड़ने का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हठ प्रदीप के अनुसार उज्जाई प्राणायाम का विशिष्ट लक्षण क्या बताया गया। हठ प्रदीप का अनुसार पूछा उज्जाई प्राणायाम का लक्षण, दाई नासिका से सांस लेना बताया गया है, नाक से तेजी से सांस लेना बताया गया है, मुख बंद करके कंठ से ध्वनि उत्पन्न करना बताया गया है, मुख से सीटी की आवाज का निकालना बताया गया है। तो यहाँ पे मुख से सीटी, मुख बंद करके कंठ की ध्वनि से उत्पन्न करना बताया है, कंठ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये तो आपको बेसिक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। स्वामी स्वात्माराम द्वारा, हठ प्रदीप का कोई राइटर है स्वात्माराम ने, राइटर भी पूछता है, आपको याद करने हैं, किस ग्रंथ को मृत्यु रूपी हाथी के समान बताया है, यानी मृत्यु रूपी हाथी के समान। तो महाबंध मुद्रा को बताया, जालंधर मुद्रा को बताया, मूल बंध को बताया, उड्डयन बंध को बताया। 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट हुआ, प्रीवियस ईयर के उठाओगे ना 2 से 3 बार यही चीज सेम पूछा है ऐसे। तो उड्डयन बंध को यहाँ पर मृत्यु रूपी हाथी के समान बताया गया है, मृत्यु रूपी हाथी को सिंह के समान। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, मृत्यु रूपी सिंह हाथी के समान। इसमें ये समझ लो कि हाथी है ना, जो हाथी बहुत सारा बलवान शक्तिवान होता है, ठीक है, लेकिन जब वो मरणावस्था में है या बीमार है तो वो लेटा हुआ है, तो ये उसकी उपमा दी जाती थी पहले। तो वही उपमा दी गई है, उपमा, अलंकारित चीजों को उपमा करके पहले चीज श्लोकों में लिख दी जाती थी, तो वही चीज उपमा दे दी गई अलंकारित करके हाथी और शेर में। अब वो अलंकारित कैसे की वो चीज आपको समझा रहे हैं। ये हाथी ऐसे मृत्यु रूपी है, यानी मरणा के अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन जब ये उड्डयन बंद करेगा ना, तो उड्डयन बंद करने से क्या है, वो शेर के समान एकदम खड़ा हो जाएगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो वो उपमा दी गई है। तो इस प्रकार हमें यानी कि इतना प्रभाव डालती है शरीर पर उड्डयन बंद ये बताया है यहाँ पर। तो ऐसी चीजें हमें समझनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार तड़ागी मुद्रा का अभ्यास शरीर के किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, जिब्या को, उदर को, नेत्र को, गुदा को। तो यहाँ पे उदर को करता है तड़ागी मुद्रा, घेरंड में बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सूर्य नमस्कार के मंत्रों चौथा मंत्र पूछ लिया। अब मंत्र आपको याद करने, 12 मंत्र 12 आसन, क्योंकि आसन की पोजीशन ही पूछ लेता है, चौथा आसन कौन सा है, या मंत्र चौथा कौन सा है, या लाभ क्या है सूर्य नमस्कार के, यही रिपीटेड होता है। या सीधे नाम लिख देगा, पर्वता आसन निम्न में से कौन से आसन की स्थिति बताएगी है, पहला, 5वां, 6वां। तो ऐसे वहां पर कुछ भी पूछेगा, आप जब चार्ट A4 साइज बना लोगे ना उनके आसनों के नाम, लाभ, तो कोई भी चीज गलत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है
चौथा मंत्र पूछा गया है, ओम भानवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः। तो यहाँ पर चौथा ओम भानवे नमः बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एस व्यासा द्वारा प्रतिपादित चक्रीय ध्यान, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, बनना प्रश्न आता है चक्रीय ध्यान किसकी देन है, तो एस व्यासा द्वारा दिया है, स्वामी विवेकानंद संस्थान, तो उनके द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, केवल इसमें विश्राम बताया गया है, सिद्धांत में उत्तेजना और समन बताया गया है, मंत्र जाप करना बताया गया है, विरेचन करना बताया गया है। तो यहाँ पर उत्तेजना और समन द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और लिख देते हैं, क्योंकि एबी में प्रश्न आता है इस टाइप में से, तो वहां से आप कर पाओ। मिलान में भी प्रश्न इस टाइप के आ जाते हैं, वन लाइनर में आ जाता है, तो ये सीधे लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लो। पहला बताया यौगिक, यहाँ से प्रश्न प्रीवियस में आए हुए हैं, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किसने बताया, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, तो ये बताया है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी नोट कर लीजिए, फिर दूसरा रेज करके लिखते हैं, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बताया स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट बताया इसमें चक्रीय ध्यान है ना, चक्रीय ध्यान जो इसको ही आया चक्रीय ध्यान, चक्रीय ध्यान, तो स्वामी विवेकानंद एस एस व्यास द्वारा बताया, स्वामी विवेकानंद अनुसंधान द्वारा। ठीक है, एस एस व्यास बोलते हैं इसे, SVYAASA। ठीक है, चक्रीय ध्यान का तो ये हो गया। तीसरा लिख देते हैं भवातीत ध्यान। भवातीत ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, भवातीत ध्यान ये महर्षि महेश योगी ने बताया था, महर्षि महेश योगी ने 1965 में महर्षि महेश योगी ने बताया था। इसमें क्या ट्रांसलेशन मेडिटेशन बोलते हैं, TM, इसे एक प्रकार के मूल मंत्रों द्वारा ये किया जाता है, महर्षि महेश योगी ने इसे बताया था। इसमें क्या है ना, मंत्रों ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, तनाव दूर करते हैं, निद्रा में उपयोगी बताया गया है। तो भवातीत ध्यान का बहुत आता है। तीसरा लिख देते हैं योग निद्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योग निद्रा। वन लाइनर में साथियों ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए एक नोट कर ले रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना। तो ये बिहार योग विद्यालय, बिहार योग विद्यालय है ना, मुंगेर में, तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा बताया गया था, स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिख देते हैं सविता ध्यान, सविता पेज करके लेते हैं, गलत हो गया, सविता ध्यान। ठीक है, ये बताया था सविता ध्यान को देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में, देव संस्कृति, क्योंकि जैसे शोध रिसर्च होते हैं तो उस हिसाब से ये मॉडर्न की चीज जोड़ दी गई 10वीं यूनिट में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा DSVV। तो ये यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, जो आपको टेबल करने नहीं याद, जो हमने भी बताई थी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हट प्रदीप कहाँ पढ़े, शीतकारी प्राणायाम की विधि में पूरक कैसे किया जाता है, शीतकारी विधि में पूरक पूछा है। मुख से शीत ध्वनि के साथ दांतों को भींचकर, नाक से जीभ को नली बनाकर या भौरे की तरह गुंजन करके, तो मुख से शीत ध्वनि के साथ दांतों को भींचकर किया जाता है। तो ये उसमें विधि बताई गई है, सीधे बेसिक प्रश्न है, ज्यादा समझाएं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। घिरंड संहिता के अनुसार बस्ती क्रिया के दो भेद कितने बताए, जो घिरंड संहिता ना, और सब बस्ती के दो भेद पूछ लिए। इस वहां सटका बहुत डेप्थ से आता है प्रश्न, तो आपको चीजें करनी है, हमने बहुत अच्छे से किया। बस्ती के दो प्रकार पूछे थे, स्थल बस्ती बताइए, सूक्ष्म बस्ती बताइए, लघु बस्ती, पूर्ण बस्ती, जल बस्ती, शुष्क बस्ती, जल बस्ती और वायु बस्ती। तो यहाँ पर क्या है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती दो प्रकार की बताइए, ऑप्शन सी इसका सही है। अच्छे से आपको पढ़ना है, ये नहीं है कि जल्दी से आंख नीचे कर दोगे, बहुत डेप्थ में प्रश्न दिए गए हैं इसमें भाग, तो जल्दबाजी हड़बड़ गलत नहीं कर देना प्रेशर के साथ। जल बस्ती और शुष्क बस्ती दो बताई गई है यहाँ पर, ऐसा नहीं जल बस्ती और वायु बस्ती लगा दो, वायु संचालन वगैरह बताएगा सोच करके, ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलन कारक की श्रेणी में आता है, शुरू में आपको समझाया था ना, संतुलन में जो आसन बताए गए थे, संतुलन में कौन कौन से आसन बताए थे, जहां से प्रश्न बनता है उस टाइप का, खड़े होकर कितने आए थे, बैठकर जो करने होते हैं, तो वो आसन सारे आपको आना चाहिए। संतुलन में क्या है लिख देते हैं ऐसे, ये वृक्षासन बताया था, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा अभी आपका जल्दी से। कोई गरुड़ आसन, वृक्षासन, गरुड़ आसन। कंफ्यूजन कहाँ होता है, टिड्डवा आसन पर, रेज करके बताए थे, कंफ्यूजन होता है टिड्डवा आसन पर, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कैसी आकृति कैसे करते हैं, इसलिए बोला है कि
एज्यूम कर ले तुरंत मन में आसन की पोजीशन के हम लगा रहे हैं, टिड्डवासन और नटराज आसन। ये 5 आसन ही बताए गए हैं संतुलन के। अब इसमें जो प्रश्न आया है तो यही हमें बताना है। पश्चिमोत्तासन है, इसमें गरुड़ासन है, संतुलन का बताया गया है, भुजंगासन, वक्रासन, तो इसमें गरुड़ासन को संतुलन का आसन बताया गया है। ठीक है, इतना बेसिक प्रश्न है, तो ऐसे ही करने होते हैं, ऐसे ही एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। कोई भी कंफ्यूजन गलत नहीं रखना है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं एग्जाम से पहले। बार बार बोला जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होता, कोई भी चीज गलत होने की संभावना नहीं होती। इसलिए जो मोस्ट प्रश्न लगाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाए जाते हैं, आप कितना भी पढ़ लो, कितना, जब तक आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं लगाओगे और जो सीरीज नहीं लगाओगे, टेस्ट सीरीज होती है, मोस्ट प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न तो आपका प्रेशर माइंड में रहेगा क्योंकि आपको खुद नहीं पता हो हमने कितना पढ़ लिया, क्या सही कर पा रहे हैं क्या नहीं। ऐसा नहीं सीधे एग्जाम देने जाओ और एग्जाम में अपने आप को आजमाओगे, हाँ हमने ये चीज कमियां रह गई क्या, अगली बार करेंगे, तो अगली बार करते करते आपके साल बीते हैं, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो बेहतर तरीका है उसी से हमें तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए हम अलग से वीडियो का पार्ट डाल दिया गया, यूजीसी नेट की कैसे तैयारी करें, यूजीसी नेट की, उसमें सब बताया गया है। हठप्रदीप के अनुसार महामुद्रा का अभ्यास किस रोगों में विशेष लाभकारी बताया गया। हठप्रदीप का महामुद्रा है ना, 10 मुद्रा बताएंगे, उसमें से महामुद्रा का बताएगा, उसका लाभ क्या किसके लिए बताएगा। नेत्र विकार के लिए, क्या मानसिक तनाव के लिए, हड्डी के रोग के लिए, क्षय, कुष्ठ, बवासीर और गुल्म के लिए। तो यहाँ सीधे श्लोक में बताया गया है कि क्षय, कुष्ठ और बवासीर, गुल्म के लाभकारी बताई गई है महामुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा रचित यानी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। अब ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किसने दिया, स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी। प्रश्न आता है कुल कितनी क्रियाएं बताई हैं। अब इस यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया बताएंगे, स्टेप, तो उसमें कितने बताए गए स्टेप, 32, 84, 48, 24, तो इसमें 48 बताई गई हैं क्रियाएं करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अंतर्मौन ध्यान का मुख्य चरण क्या है। अंतर्मौन ध्यान है ना, उसका मुख्य चरण क्या है, कुंडली जागरण करना, भूमध्य ध्यान, ये साक्षी भाव से विचारों ध्वनियों को देखना, विचारों को रोकना। तो अंतर मौन है ना, उसमें यही चीज बताया गया है। इसमें क्या होता है, हमें विचारों को साक्षी भाव से देखना है और ध्वनियों को देखना और साक्षी भाव से भाव को देखना, ये बताया गया अंतर मौन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ये भी प्रश्न आता है, इसका भी लेते हैं। अंतर मौन है ना, स्वामी सत्यानंद जी द्वारा बताया था, स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा अंतर मौन। ठीक है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती अंतर मौन बताया था, योग निद्रा ही बताई थी, योग निद्रा। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं बेसिक से, सीधे 1 लाइनर में मिल जाएंगे, तो याद कर लेना इनको। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं। हठ प्रदीप के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम किन 3 ग्रंथियों का भेदन करता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को या पितृवात कप को। तो इड़ा यहाँ पर बताया गया, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र को बताया गया है। यहाँ पर 3 ग्रंथियां हैं, ग्रंथि पूछा गया है, तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, तो यहाँ पर ये बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, आप कोई भी गलत नहीं करना एग्जाम में आए तो। घृण संहिता में मकरासन का वर्णन किस प्रकार से किया गया। मकरासन को किस प्रकार का बताया गया है, पीठ के बल लेटकर करने का, पैर बैठकर पैरों को फैलाकर करने से, या पेट के बल लेटकर हृदय को जमीन से लगाकर, या खड़े होकर। तो पहले से आपके जो बिगिनर्स हैं उनको पता होना चाहिए कोई भी आसन कैसे किए जाते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आपको एग्जाम में पता नहीं चलेगा कि तुक्का मार के आओगे, ये सही है कि वो सही है, आंख मीच के वो काम नहीं करना है। सारे आपको आसनों की विधि लाभ आपको एज्यूम करके कर लेने, रटने नहीं है। आपको मन में सोचना है कि हाँ भुजंगासन मैं कर रहा हूँ तो ऐसे करते हैं, सलवासन ऐसे करते हैं, टिड्डवासन ऐसे करते हैं। तो वो आपको अपने आप चाहिए 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, वो सारी आ जाएंगे आसन करने की अपने आप टेक्निक। इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। यही सबसे अच्छी बेस्ट ट्रिक होती है करने की, अपने आप को एज्यूम करो। हमने बार बार बोला अपने आप को एज्यूम करो, क्योंकि योग का सारा खेल क्रम का, एग्जाम में और एज्यूम करने की चीजों का यही है। नाद अनुसंधान में हमने बताया था अपने आप को मानो, नाद नाद बिंदु उपनिषद ने बताया अपने आप को मान के चलो हम नाद कर रहे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट बताए थे वो जोड़ के कैसे कैसे आपको करना है, वो जहां नहीं दोहराएंगे वहां आके देख लीजिए वीडियो, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसन अर्ध कटी चक्रासन और त्रिकोणासन में समान रूप से प्रभावित है। घुटने, पेट की अगली मांसपेशियां, गर्दन, यानी कि जो दोनों में समान रूप से किस पर प्रभाव डाला, गर्दन पर डाल रहा है, पेट की अगली मांसपेशियों पर, घुटने पर, या पार्श्व भाग पर डाल रहा है, तो ये पार्श्व भाग पर डालता है। दोनों आसनों में शरीर को बगल में झुकाया जाता है, यानी बगल में, और जिससे कमर और पसलियों में पार्श्व भाग में खिंचाव पैदा होता है, टोन बोलते हैं अंग्रेजी में, टोन पैदा, खिंचाव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
सोहम जाप का संबंध किस यौगिक क्रिया से है? सोहम जाप बताया ना, उसका किस यौगिक क्रिया से? जालंधर बंद से, अजपा जप से, भस्त्रिका प्राणायाम से, त्राटक से। जो सोहम सोहम हो रहा है ये अजपा जप ही है। जो अजपा जप क्या होता है? रटना नहीं है, चीज समझनी है, इसलिए बता रहे हैं अजपा जप। अजपा जप होता है आ प्लस जपा या जप, यानी जप हो रहा है, जपने वाली चीज होती है वो जप बोलते हैं। अजपा मतलब बिना जपने वाला, जप स्वयं ही जपा जा रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं, सोहम सोहम क्रिया चल रही है 21,600 बार। तो इस पूरे दिन में सोहम सोहम सांस ले रहे हैं, तो आप फील कीजिए इसमें, ये धीरे धीरे आप सुनोगे ना सांसों को भी, तो सोहम सोहम के लिए मंत्र बोला है, इसी को अजपा जप, जो अजपा जप कहा जाता है, यही चीज है। तो ये बिना जपे हुए जप होता है उसे अजपा जप बोलता है। जो सोहम सोहम बोला यही अजपा जप यहाँ ग्रंथों में बताया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हटप्रदीप के अनुसार वस्त्र धोती की चौड़ाई कितनी बताई गई है? अब हटप्रदीप का वस्त्र धोती की चौड़ाई पूछी गई है। 6 अंगुल, 4 अंगुल, 10 अंगुल, 2 अंगुल। तो इसका आंसर होगा साथियों, अगर कोई कन्फ्यूजन है तीनों चीज बता देंगे। 4 अंगुल यहाँ पे हटप्रदीप का मतलब चौड़ाई बताई गई, यानी 4 अंगुल। 4 अंगुल प्रश्न आता ही आता है, इसलिए एक्सप्लेन करना वो चीज समझ लो, इंपॉर्टेंट है। 4 अंगुल चौड़ा बताया गया। 15 हाथ लंबा, 15 हाथ लंबा, लंबाई पूछ लिया थे, 15 हाथ लंबा। अब जब फुट में आप करोगे ना, 15 हाथ लंबा और 22.5 फुट। फुट में भी एक बार प्रश्न पूछ लिया गया इसी को, यानी 15 लंबे को ही फुट में चेंज करके तो 22.5 फुट होती है इसकी लंबाई। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, 15 हाथ को फुट में करेंगे तो 22.5 फुट, यानी 22.5 फुट, ये इसकी माप बताई गई है। अब घिरंड बताते हैं, रेज करके आपको घिरंड में माप अलग बताई गई है। तो घेरंड संहिता के अनुसार, घेरंड के अनुसार यहाँ पे क्या है ना, जो हटप्रदीपिका के अनुसार चौड़ाई तो समान बताई गई है 4 अंगुल, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, लंबाई यहाँ पर गज में बताई गई। लंबाई यहाँ पर क्या, लंबाई में अंतर बताया गया, लंबाई का लिख देते हैं। जो घेरंड के अनुसार बताइए, कंफ्यूजन नहीं रखना। 6 से 7 गज बताई गई है। हटप्रदीपिका क्या बताइए, फिर से ले लेते हैं। 15 हाथ लंबी, 15 हाथ लंबी, यानी हाथ के द्वारा माप नापी जाती थी पहले, तो वही नाप के बताइए। 15 हाथ लंबी, 15 हाथ लंबी का पूरा फुट में ना बताए थे तो 22.5, यानी 22.5 फुट, 22.5 फुट बताई थी ये घेरंड यहाँ पे हटप्रदीपिका में। लेकिन यहाँ पर घेरंड की बात करें तो घेरंड बताइए 6 से 7 गज, ऐसी सीधे आता है, 6 से 7 गज लिखा हुआ सीधे प्रश्न में, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना आपको यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ऐसे ही कोरेट करके चीजें पढ़ी जाती हैं, नोट्स वगैरह बनाओ, कोई भी बनाओ, तो जो चीज अंतर बताई है, धोती के प्रकार बताई हैं, हठयोग टेस्ट में, वो तो सब एक पास आपको लिख लेनी है, ऐसे क्विक रिवीजन हो ना। तो ऐसे ना हो आप अंतिम समय में सारी किताब काफी पलटते रहे हो, इतना प्रेशर, वैसे ही किताब का भी पलटते पढ़ते इतना परेशान हो जाओगे, तो आप बोलो भाड़ में है चीजें, फिर निकालेंगे, फिर अगली बार तैयारी में। ऐसे करते करते आपको अगली अगली बार करते करते आपको 2 से 3 साल बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर आपको खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ पहली या दूसरी बार में हो जाती है ना, तो वो अच्छी रहती है आपके लिए, एग्जाम के लिए जल्दी पास हो जाए, तो नौकरी जॉब के लिए भी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भवाती ध्यान के संस्थापक कौन है? जब हमने बताया था भवाती ध्यान के, तो पहले ऑप्शन दिया है महर्षि महेश योगी, स्वामी रमा, ऐसे प्रश्न आते हैं जो अभी यहाँ आया है। BKS अयंकर ने बताया, श्री श्री रविशंकर। तो महर्षि महेश योगी द्वारा बताया गया है ये भवाती ध्यान का, ये TM टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। गिरंड संहिता के अनुसार वातसार धोती की विधि क्या है? वातसार धोती की विधि पूछिए। नाक से पानी पीना और उल्टी करना, मुंह को काकी मुद्रा बनाकर वायु पीना और गुदा मार्ग से निकालना, या कपड़ा निगलना। तो यहाँ काकी मुद्रा बताइए, मुंह को काकी मुद्रा बनाकर, एक कुआ की तरह चोंच मुंह की बनाकर वायु को पीना है, वायु का संचालन करना है उसके अनुसार, फिर गुदा मार्ग से निकाल देना है, ये बताया गया है इस मुद्रा में। तो वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो देख लेना। हटप्रदीप का में त्राटक कर्म की गोपनीयता के संदर्भ में किसकी उपमा दी गई है? यहाँ पर उपमा शब्द आएगा, मैंने पहले बताया था उपमा दी जाती है, तो वही त्राटक की किससे उपमा दी गई है? माता द्वारा बालक की रक्षा की तरह, सीप में मोती की तरह, कछुआ द्वारा अंगों को समेट लेने की तरह, या सुवर्ण की पेटी की तरह। तो यहाँ पे क्या है, सोने की पेटी की तरह गुप्त रखना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार सोने आभूषण को गुप्त रखा जाता है ना तिजोरी में बंद करके, ऐसे यहाँ पर सुवर्ण की पेटी के समान इस मुद्रा को गोपनीय रखना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न रिपीटेड हुआ है, आप प्रीवियस पेपर उठाओगे ना, तो ये इस मुद्रा का
बहुत ज्यादा रिपीटेड हुआ है त्राटक वाला। त्राटक को इतना गोपनीय रखना बताया गया। कॉन्सेप्ट कैसे याद करना है? त्राटक क्या? आंखों की क्रिया है यहाँ पर, सोने की पेटी के समान। अब त्राटक क्या है? त्राटक क्रिया आंखों से की जाती है। त्राटक किसी भी ज्योति को ध्यान लगाना, बिना टकटकी किए हुए आंखें देखना, पलकें झपकाए हुए, वो क्रिया त्राटक बोलते हैं। तो ऐसी कोरेट हम ऐसे करके याद कर सकते हैं कि सुबह या पेटी की तरह सोने गुप्त रख रहे हैं किसी चीज को, तो सोने को हम छुपा कर रख रहे हैं, वो दिखे ना वो, तो यानी आंखों से चीज वो दिखे ना, तो इसे छुपा कर रख रहे हैं सोने की पेटी के समान। ऐसे कोरेट करके याद कर लो। वैसे तो आप नॉर्मल चीज याद कर लो, लेकिन कभी वो नहीं होती, तो कुछ एज्यूम या एजम्पशन करके कर लेते हैं चीजें। जैसे पूरा कॉन्सेप्ट मैथ का होता है ना, पूरा एक्स और वाई मान के चीजें सारी क्लियर कर, प्रश्न हल कर लिए जाते हैं, एंड में आंसर भी प्राप्त हो जाते हैं एज्यूम करके। तो वही कभी बार यहाँ मेथड लगा लिया करो, चीज ना समझ में तो एज्यूम करके, अपने लिए सुविधा के लिए होती है, क्योंकि हमें वनडे एग्जाम निकालना है, ना कि हम एमएमएससी के एग्जाम देने हैं। ये बहुत अंतर है, लोगों की भ्रमित रहती है कि चीजें पढ़ना नहीं जानते हैं, कैसे क्या पढ़ी जाती है, तो वो चीज नहीं करनी है। वनडे एग्जाम में सभी रूल चलते हैं, आपको केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, एग्जाम पास करना है भी, ना कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार मूल शोधन के लिए किस सामग्री का प्रयोग निर्दिष्ट है? हरिद्र हरिद्र हल्दी की जड़, या मध्यमा उंगली, या सूत का धागा, या निर्दिष्ट का मतलब यहाँ बताया है किससे की जाती है घेरंड मूल शोधन क्रिया। जो हमने बताया था ना धोती के प्रकार में, चौथा धोती का प्रकार था, यहाँ भी बताया था मूल शोधन अंतिम था। तो वही पूछा है किससे की जाती है, हरिद्र या जड़ से, या मध्यमा उंगली से, सूत का धागे से, मुलायम कपड़ा से, या डंडे या छड़ी से। तो यहाँ हरिद्र या हल्दी की जड़ से बताया गया, मध्यमा उंगली से। मूल गुदाम मार्ग में मूल शोधन क्रिया होती है, गोदाम मार्ग में उंगली द्वारा उसकी सफाई करना, या हरद की जड़ से उसकी सफाई करना, घुमाना गोदाम मार्ग में, जो लेटरिन का रास्ता है ना गोदाम मार्ग। और एक बार प्रश्न ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक बार रिपीटेड ये भी हुआ है प्रश्न कि मूल शोधन को लिख देते रेज करके, मूल शोधन क्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है क्रिया को? तो इसको गणेश क्रिया ही बोलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही पूछ लेते हैं, गणेश क्रिया, गणेश क्रिया बोलते हैं इसको, मूल शोधन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार पश्चिमोत्तासन का कौन सा विशिष्ट शारीरिक लाभ बताया है? पश्चिमोत्तासन का कौन सा लाभ बताया है? सीधे श्लोक को संदर्भ में आपको आंसर देना, आंसर, ना कि आपको अपने मनमानी आंसर किसी किताब के हिसाब से पढ़ लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये है, उदर को क्रश करना, जठराग्नि प्रदीप्त करना, जठराग्नि को शांत करना, नेत्र ज्योति बढ़ाना, केवल पैरों को लचीला बनाना। तो सीधे पश्चिमोत्तासन को बताया, उदर यानी पेट की चर्बी को कम करता है। हम ये आसन की विधि क्या है, हम ऐसे कर रहे हैं ना, पैरों को हम पश्चिमोत्तासन यहाँ से छू रहे हैं, ऐसे झुका के ये घुटने लगा लेते हैं, यहाँ पे घुटने पे अपनी ठुड्डी को, तो यहाँ पेट की चर्बी कम कर रहा है। ये तो सीधे ग्रंथ में बताया, उदर को क्रश करना, क्रश में संस्कृत की वर्ड आपको याद करना, पतला करना, और जठराग्नि प्रदीप होना। यहाँ पर खिंचाव पैदा हो रहा है यहाँ पेट पर, तो पेट की चर्बी भी कम हो रही है खिंचाव से। अब जो लगातार करते रहोगे आसन, सीधे श्लोक में बताया, और जठराग्नि प्रदीप्ति हो रही है, जठराग्नि पाचन क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम का अभ्यास किस विकारों को नष्ट करने में सक्षम बताया? यानी शीतली प्राणायाम किस विकारों को नष्ट करता है, यानी किस रोग को ठीक करता है, विकार को? कि मानसिक तनाव को करता है, कृमि दोष को करता है, गुल्म पीलिया, उदर पित्त, भूख और प्यास को करता है, वात और कफ को करता है। तो यहाँ पर ये श्लोक में सीधे बताया गया है, हठ प्रदीपिका शीतली गुल्म पीलिया, एक मिनट लिख देते हैं। ये शीतली प्राणायाम है। साथ ही दूसरे अध्याय में प्राणायाम, यानी प्राणायाम को कुम्मक बोला, तो कुम्मक में वहां पे दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक है ना, आप उस श्लोक को देखोगे तो उस श्लोक में सीधे सीधे बताया गया है, जो भी हमें आंसर देने हठयोग के ग्रंथों के टेस्ट को, उसको हमें श्लोक को ही पढ़ना है। उस श्लोक में सीधे सीधे जो अर्थ बताए हैं ना, अर्थ में जो सीधे बताए लाभ, वही हमें एग्जाम में करने हैं। बार बार आपको चीजें बता रहे हैं, हमारे द्वारा नोट्स भी बनाए जा रहे हैं आपको एक अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो उसमें श्लोक का रेफरेंस नीचे दिया गया, जिससे आप चीजों को देख सको, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको, क्योंकि आजकल श्लोक का ही खेल है। आप प्रीवियस ईयर के 2 साल के पेपर उठाओगे ना, तो उसमें आप संस्कृत के श्लोक और संस्कृत की चीजें बहुत रखी है नाम, क्योंकि हिंदी के चीज लोग आसानी से कर ले रहे हैं, आप संस्कृत को ज्यादा एग्जामिनर रख रहे हैं। तो एग्जामिनर का दृष्टिकोण कैसा है? अच्छे स्टूडेंटों को लेना। अब जो अच्छे स्टूडेंट है वो हर चीज को पढ़ रहे हैं, हर चीज को कवर कर रहे हैं, उनका मतलब एक ही टारगेट है कि जेआरएफ लेना। तो वही काम आपको करना है, जेआरएफ प्राप्ति के लिए आप कुछ भी करो, बस आपको जेआरएफ चाहिए, करते जाओ जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसलिए हम जो चीजें आती है नहीं वो दोहराते रहते हैं समय समय पर, तो वही कार्य आपको करने हैं। तो उस श्लोक में सीधे बताया गया है, गुल पीलिया, ज्वर, पित्त, भूख और प्यास, इनको
शांति करता है इन चीजों की, यानी शीतली प्राणायाम करने से ये चीज शांत होती है। क्षुधा, गुल्म पीलिया, ज्वर, भूख, प्यास, इन पे कंट्रोल होता है शीतली प्राणायाम करने से। ठीक है, ऐसे सीधे श्लोक में आया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आधुनिक योग चिकित्सा में सर्वांगसन को किस ग्रंथि के संतुलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है? आधुनिक योग चिकित्सा, इसने लिख दिया बर्ड, ना कि हड्डियों का टेस्ट लिखा है इसीलिए। सर्वांगसन को किस ग्रंथि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना? अवटु ग्रंथि में डालता है ये इफेक्ट, अधिवक्र ग्रंथि में डालता है, जनन ग्रंथियों में डालता है, अगन्यास ग्रंथि में डालता है। तो ये अवटु ग्रंथि पर इफेक्ट डालता है सर्वांगसन, अवटु ग्रंथि पर। तो ये अवटु ग्रंथि कहाँ है? सर्वांगसन में क्या होता है ना साथियों, सर्वांगसन में जालंधर बंद जैसी स्थिति बनती है, जिससे कंठ में रक्त आपूर्ति बढ़ती है, जो थायराइड को संतुलित करती है। हमारे गले में थायराइड ग्रंथि, जी हमारे गले में है थायराइड ग्रंथि, यही अवटु ग्रंथि है। तो उसी में क्या है, ये ट्रिगर करता है उसको, और उस ट्रिगर के साथ रक्त की आपूर्ति होती है। तो यही आधुनिक योग चिकित्सा में बताया गया। इसके संदर्भ में यही चीज पूछी थी कि कौन सी संबंधित है किससे, वो ग्रंथि से, तो अवटु ग्रंथि ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नादानुसंधान की प्रक्रिया में बाहरी ध्वनियों को रोकने के लिए किस मुद्रा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? नादानुसंधान में प्रक्रिया बाहरी ध्वनियों को रोकने के लिए किस मुद्रा का प्रयोग? ससमुखी मुद्रा बताया, खींचनी मुद्रा बताया, महामुद्रा बताया, विपरीत करनी मुद्रा बताया गया। तो इसमें ना ससमुखी मुद्रा बताया गया है। ससमुखी मुद्रा क्या है? इसमें हमारे ना आंख नाक से जो द्वार है ना वो बंद कर लेना है। द्वार बोले ना, गीता में 9 द्वार बताए गए, कठोपनिषद में 11 द्वार बताए गए। तो हम वही 6 ससमुखी मुद्रा का 6 द्वारों को, मतलब 6 को बंद कर लेना, उंगली रख लेना। तो उसमें जो हड्डियों को पूरी विधि बताएगी, अच्छे से पढ़ लेना। कानों को, आंखों को, नाक को, मुख को उंगलियों के द्वारा बंद कर लिया जाता है, ताकि आंतरिक नाद सुनाई दे सके। बाहर की जो ध्वनियां है वो हमारे विच्छेदन पैदा ना करें उसमें, ध्यान में, उस चीज में। तो वही चीज बताइए, ससमुखी मुद्रा बोला गया उसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हठ प्रदीप के अनुसार मूलबंध का क्या प्रभाव होता है? जो हठ प्रदीप का मूलबंध का प्रभाव है, सीधे हठ प्रदीप इसी के रेफरेंस के अंदर देना जो श्लोक में है, ना कि अपने बनाए हुए रूल के हिसाब से। केवल काम वासना का नियंत्रण बताया, अपान प्राण और नाद बिंदु की एकता बताया, शरीर को हल्का करना बताया, जठराग्नि का समन बताया गया है। तो सीधे श्लोक में बताया है कि अपान और प्राण नाद बिंदु की एकता हो जाती है जो मूलबंध करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। विपස්සना ध्यान की साधना में अनापाना का क्या अर्थ बताया है? जो अनापाना है ना, अनापान, इसका क्या अर्थ है? विपස්සना मंत्र जाप करना, शरीर की संवेदनाओं को देखना, या आती जाती श्वास का निरीक्षण करना, या विचार शून्य करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें सीधे बताया है विपස්සना का क्या अर्थ है। पहले तो ये आती जाती श्वास का निरीक्षण करना बताया गया। अब विपස්සना का क्या अर्थ है? विपස්සना का अर्थ यहाँ पर ध्यान में बताया है कि जो हमारी सांस चल रही है, नोस्ट्रल जब सांस ले रहे हैं हम, तो जी हम ले रहे हैं, सांस आ रही है और जा रही है, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। बस इन्हें ध्यान भी नहीं लगाना, न मन में ये सोच के बैठना है कि हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को हम ज्यादा सोचते हैं, ध्यान करने बैठे हैं, ध्यान को खींचते हैं। कोई भी चीज को हम जितना ज्यादा खींचते हैं ना, उतना ही विच्छेदन होती है, भागने की कोशिश करती है। तो ये विपरीत चीज बताइए ध्यान में, विपස්සना में इसका यही लाभ है कि हम उस चीज को सोच ही नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं। ये बिगनर्स को इसलिए विपස්සना ध्यान कराना सबसे अच्छा, उनको जल्दी ध्यान लग जाता है ऐसा करने से। तो हम केवल सांसों पर ध्यान कर रहे हैं। सांसों का ध्यान का मतलब ये सोचा, बस ये सोचा सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो अपने आप स्वतः ध्यान घटित होने लगता है, यानी ध्यान की अवस्था बनने लगी, धीरे धीरे वो ध्यान घटित होने लगा। इसलिए बिगनर्स को विपස්සना ध्यान सबसे आसानी से कर लेते हैं। तो इसका आंसर यही होता है, आती जाती श्वास का निरीक्षण करना है। निरीक्षण का मतलब सांस देखना, आ रही है, जा रही है, वो हम ले रहे हैं, सांस है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। घिरंड सहिता वर्णित भुजंगासन के लाभ में क्या विशेष कहा गया है? घिरंड सहिता ने भुजंगासन के लाभ में क्या कहा है? 32 आसन बताए गए हैं। अच्छे से हमने घिरंड सहिता में जिक्र कर दिया था, उनमें 12 आसनों के केवल लाभ बताए गए हैं, वो भी लाभ केवल वन लाइनर में, यानी एक एक लाभ बताए गए। इसलिए बहुत अच्छा और आसान टॉपिक है। कोई मार्क्स पेपर में एक प्रश्न बनता है तो इजीली कर लोगे। और हठ प्रदीप का में क्या कहा गया? हठ प्रदीप का किसी भी आसन के लाभ ना 3 से 4 बताए गए, तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाओगे, रटते फिरोगे। तो इसलिए घिरंड के तैयार करके लग लो। अब यहाँ पे विष का नाश बताया गया, मृत्यु पर विजय बताया गया, मेरुदंड का लचीलापन बताया गया, ये जठराग्नि प्रदीप्त होना, कुंडली जागरण बताया गया। तो यहाँ कुंडली जागरण का जिक्र किया है, घिरंड यहाँ पर घिरंड से ना भुजंगासन को, कुंडली जागरण। और वहां क्या किया गया है? हठ प्रदीप का कुंडली जागरण के लिए आसन बताया गया, ये भी आपको याद कर लेना है। वहां बताया गया मतेंद्र आसन, मतेंद्र
द्रासन, मतेंद्र आसन से कुंडली जागरण होता है। पूछे किस हठ प्रदीप का अनुसार कुंडली जागरण किसके आसन के अनुसार होता है, तो मतेंद्र आसन। वो पूछे घिरंड संहिता अनुसार कुंडली जागरण किस आसन से होती है, तो भुजंग आसन से। ऐसी चीजें कोडिट करके आपको याद करनी होती है, एग्जाम में यही पूछता है, कंफ्यूजन वाली चीज है। और ये कंफ्यूजन वाली चीज आप एक जगह नोट कर लोगे, नोट बना लोगे, तो ये तुरंत 1 मिनट में रिवीजन होता है एग्जाम पर। किताबें नहीं पलटनी होती ना, आपको नोट पढ़ना पलटने होते हैं, तो ये आपके अच्छे रहता है ऐसे नोट्स बनाना। कुछ आपको ऐसी चीजें बताते हैं, आप नोट बना लो, आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम कुंडली जागरण की बात करते हैं। कुंडल कोई अच्छा टॉपिक है कुंडली का, ये कुंडली जागरण, जागरण। ये बात हो रही है हट प्रदीप का, हट हट प्रदीपिका। अब हट प्रदीपिका के बारे में बात हो रही है कुंडली जागरण का। तो सबसे पहले आसन की बात करते हैं। आसन किसके आसन से कुंडली जागरण होती है, ये सब नोट्स हमारे द्वारा बनाए गए थे। एक ही चीज पे नोट कर लेना ना, तुरंत रिवीजन हो जाता है। तो वही चीज आपको बता देना, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी पहले हम हट प्रदीपिका के अनुसार बताएं, आपको नोट करना, फिर घेरंड के अनुसार भी बताएंगे, ठीक है। मतेंद्रासन, मतेंद्रासन लिख लेना, क्योंकि यहाँ पेन अच्छे से नहीं चल पा रहा, ठंडी में साथियों स्क्रीन पर। प्राणायाम, अब प्राणायाम के कौन से प्राणायाम बताया गया है, कुंडली जागरण होती है हठ प्रदीपिका में, तो भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा बताई गई है। भस्त्रिका प्राणायाम, प्राणायाम, ठीक है। इरेज कर देते हैं। अब हठ प्रदीप का आंसर किस मूलबंध से होती है कुंडली जागरण, तो मूलबंध की बात आती है। मूलबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसे अभी तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया हो ना आपने नोट्स बनाए होंगे, जैसे हमने चीज पढ़ा है ना उसी हिसाब से आपने नोट बनाई, तो आपका जेआरएफ कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा जेआरएफ भी निकला हुआ है, एसआर भी 3 टाइम्स निकला है, वो भी सोचो, तो आपको ऐसी चीज करनी है। तो यहाँ पे क्या है ना, मूलबंदी है, मूलबंद द्वारा कुंडली जागरण होती है। बंधों में मूलबंद बताया गया, जो 10 बताई ना मुद्रा बंद, उसमें मूलबंद से कुंडली जागरण बताई गई है, ये भी नोट कर लो। अब एक मुद्रा है ना, शक्ति चालिनी, चालिनी, इस मुद्रा से कुंडली जागरण हो रही है, ऐसी जिसमें ग्रंथ बताया गया है हठ प्रदीपिका में, तो ये आपको नोट कर लेनी सबरी। अब सर्वश्रेष्ठी बताए थे, यहाँ से ही प्रश्न बनता है। सर्वश्रेष्ठ क्या क्या चीज बताई गई है हठ प्रदीपिका में, सर्वश्रेष्ठ, यहाँ से ही प्रश्न बनता है। मुद्रा में कौन सी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, तो खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, खेचरी मुद्रा, ठीक है। बंधों में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है, बंधों में तो उड्डयन बंध को बताया गया है, घेरंड के समान, घेरंड में उड्डयन बंध को, दोनों में समान जो बताया गया उसी को, बंध को, उड्डयन बंध को उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब सटकर्म में कौन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सटकर्म। अभी ये बात हो रही है हठ प्रदीपिका की, सटकर्म तो नौली सटकर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जो 6 कर्म है ना उसमें नौली को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। अब लिखते हैं सटकर्म के बाद आसन, तो आसन को सर्वश्रेष्ठ कौन सा बताया गया है उसमें हठ प्रदीपिका में, तो सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सिद्धासन को। अब कुंभक की भी बात आती है, हर चीज सर्वश्रेष्ठ बता दी है, वो आपको याद करनी है, एग्जाम में वन लाइनर बनते हैं। कुंभक, कुंभक कौन सा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो केवली कुंभक बताया है। सहित कुंभक केवली कुंभक 2 भाग होते हैं ना, तो केवली कुंभक। अब ये केवली कुंभक होता क्या है, तो बिना पूरक रेचक की अवस्था के किए जाने वाले कुंभक को केवली कुंभक कहते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्या कहते हैं। त्रिदोष नाश बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे निचोड़ बता रहे हैं आपको हठ प्रदीपिका का। ये आपने चीजें लिख रही ना, तो समझ लो सब कुछ कर लिया आपने। त्रिदोष नाश, जो बात पित्त कफ है ना उसका त्रिदोष नाश, तो षटकर्म में त्रिदोष नाश कौन सा कर रहा है, जो बस्ती षटकर्म का त्रिदोष नाश हो रहा है, तीनों दोषों का नाश, बात पित्त कफ का षटकर्म में। त्रिदोष नाश आसन कौन से करने से हो रहा है, तो भस्त्रिका प्राणायाम, तीनों दोषों का नाश करना, भस्त्रिका प्राणायाम, इसे प्राणायाम है, नोट कर लेना, भस्त्रिका, आसन नहीं प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम भस्त्रिका। तो ऐसे करके आपको चीजें नोट करनी है सभी। अब घेरंड का बताते हैं आपको, अगर आपने कोई भी चीज नहीं सुन पाई हो ज्यादा स्पीड से, तो स्पीड को धीरा कर ले या पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से वीडियो पीछे करके आप देख रहे नोट जरूर कर लें, आलस ना करें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। घेरंड का लिख देते हैं अब। ये चीजें ना साथ ही हमने यही 10 मिनट में बताने के लिए चीजें रखी थी, बताने को तो 5 मिनट में बता सकते थे, लेकिन ये क्रियात्मक योग है ना, प्रैक्टिकल योग है, इसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाती, इसलिए हमने यहाँ चीजें बताने के लिए आपको कराता है, ठीक है। घेरंड के अनुसार, घेरंड की बात हो गई, अब तो कंफ्यूज मत करना। घेरंड कुंडली जागरण, कुंडलिनी जागरण, जागरण,
अब कौन से आसन से पहले हमने बताया था कुंडली जागरण, तो आसन हिरण्य में कौन सा बताया, अभी जो प्रश्न आया था भुजंगासन, जो ऊपर अभी प्रश्न देख रहे होंगे भुजंगासन। ठीक, इरेज कर देते हैं। प्राणायाम कौन से बताया है इसमें, हिरण्य प्राणायाम करने से कुंडली जागृति हिरण्य बताया है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम करने से कुंडली जागृत होती है, ऐसा ग्रंथ में बताया हिरण्य में। अब मुद्रा भी एक बताई गई है यहाँ पर भी। तो कौन सी मुद्रा से कुंडली जागरण हो रही है हिरण्य के अनुसार, तो अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा और पाशुनी मुद्रा, दो मुद्राएं हैं, ऐसे करके स्लैश करें ना, अश्विनी मुद्रा या पाशुनी मुद्रा। अब हिरण्य में सर्वश्रेष्ठ भी बताए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ जो हमने बताया था ना हट प्रदीप का, हिरण्य में सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ क्या बताया मुद्रा में, पहले मुद्रा में यहां बताया है महाबंध, महा, जहां महाबंध बताया गया, बंदों में जो हट प्रदीप का में था बंद, उड्डयन उड्डयन बंद, वो यहाँ भी बताया गया, बंदों में सर्वश्रेष्ठ लिख देते हैं, बंद, बंदों में सर्वश्रेष्ठ उड्डयन बंद। आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, रिपीट कर लेनी है, हल्की स्पीड बना लेनी है, जो हमने सारी चीजें बताई हैं आपको निचोड़ बताया है, लिख लो ये ग्रंथ का, क्योंकि हट प्रदीप का घेरंड का जो कंपेयर पूछता ना, जो अभी प्रश्न जितने भी आए थे पहले लगाए आपने अभी 5, 6, 8, 10 शुरुआत में, तो वही चीज सारी थी, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। प्राणायाम जो 8 बताए गए आप उनको याद कर लो। और उसमें हठ रत्नावली में प्राणायाम 9 में कौन सा बताया गया है, भुजंगकर्णी प्राणायाम बताया गया, तो उसमें ऐसी कॉन्सेप्ट चला करो 8+1, यानी सभी ग्रंथों में 8 बताएंगे, तो इसमें एक एक्स्ट्रा बताएगा, ऐसे मिलेगा 9, तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। माइंड साइकोलॉजी के हिसाब से चलो, साइकोलॉजी जैसे कहती है ना, मैं चीजों को आसान समझने में, चीजें बनी चेतन मन में कोई वस्तु, कोई भी ज्ञान अंदर तक अवस्था तक ले आना, तो ऐसे लिखा करो, जो एक्स्ट्रा है उसे लिख दो भुजंग करणी, ऐसे नोट्स बनाए थे भुजंग करणी चीजों को लेकर। ये नहीं किताब की तरह रामायण लिख ली पूरी, उनको किताब की तरफ पढ़े ही जा रहे हैं नोट्सों को, कभी पास नहीं होगा एग्जाम में से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका आंसर बता ही दिया था, कुंडली जागरण बताएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हट प्रदीप के अनुसार नेति क्रिया का परिणाम क्या है, नेति क्रिया का क्या परिणाम मिलता है, लाभ परिणाम, दमा का नाश बताया, कपाल शुद्धि है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, दांतों की शुद्धि करती है, केवल नाक की सफाई करती है। तो यहाँ पर कपाल शुद्धि और दिव्य दृष्टि प्रदान करना बताया नेति से, ये होता है, सीधे श्लोक में रेफरेंस आया, रेफरेंस में सीधे बताया गया, कोई अपना फालतू का अलग से ज्ञान नहीं लगाना है इसमें। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुसार हृदय गति की श्रेणी का व्यायाम कौन सा है, प्राणायाम को, सूक्ष्म व्यायाम को बताया, आसन को, स्थूल व्यायाम को। तो स्थूल व्यायाम को यहाँ पर बताया गया, हृदय गति, सर्वांग पुष्टि अवधि, 5 अभ्यासों को स्थूल व्यायाम बताया गया, तो 5 कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। योग मुद्रा यानी बैठकर बैठकर आगे झुकना का अभ्यास आध्यात्मिक रूप से किसका प्रतीक है, समर्पण और विनम्रता का, शक्ति प्रदर्शन का, आलस्य का, क्रोध नियंत्रण का। तो समर्पण और विनम्रता से जोड़कर बताया गया, योग निद्रा बैठकर आगे झुकना है, ऐसे इसमें बताया गया अलग। निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलन के साथ पीछे झुकने का भी संयोजन है, यानी संतुलन तो ये पीछे झुकने का भी संयोजन है। तो नटराज आसन में, बकासन में, वृक्षासन में, गौड़ासन में। तो नटराज आसन में ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। घिरंड संहिता के अनुसार भ्रामरी प्राणायाम का परिणाम क्या बताया है, भ्रामरी प्राणायाम को पूछा घिरंड के अनुसार, याद रखना है जो टेस्ट का नाम उसी के अनुसार बताना है, ये नहीं कि आपने हट प्रदीप का पढ़ लिया उसका आंसर यहीं दे जा रहे हो, गलत होगा एग्जामिनर के दृष्टिकोण से, नेगेटिव मार्क्स नहीं है वो, तो इसलिए नहीं तो आपका नेगेटिव भी बनता है और मार्क्स कट जाता। आनंद की उत्पत्ति बताइए, कफनाश बताइए, जठराग्नि प्रदीप्त बताइए, वृद्धि शीतलता बताइए। तो यहाँ पर आनंद की उत्पत्ति बताइए, श्रवणनाद होता है भ्रामरी करने से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अर्धचक्रासन किस समस्या में वर्जित बताया है, अर्धचक्रासन किस समस्या में वर्जित बताया है, अस्थमा में नहीं करना चाहिए, गंभीर चक्कर आने में नहीं करना चाहिए, तनाव में नहीं करना चाहिए, कब्ज में नहीं करना चाहिए। तो गंभीर चक्कर वगैरह ना तो अर्धचक्रासन नहीं करना चाहिए, कोई भी कठिन या जो भी एडवांस आसन है ना उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा आप कोरिलेट करके कॉन्सेप्ट का समझ लो, क्योंकि वो ना हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देंगे और तुम्हारे दिल की धड़कन को बढ़ा देंगे, हार्ट बीट दिल की धड़कन हुई है, ब्लड फ्लो ज्यादा कर देंगे, बीपी हाई वगैरह, तो उन चीजों को नहीं करना चाहिए, मना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हट प्रदीप के अनुसार मयूरासन का सबसे प्रमुख लाभ क्या होता है, मयूरासन हट प्रदीप का आंसर पूछा।
मेरुदंड सीधा करना, दोष का संतुलन करना, हाथों की मजबूत करना, कालकूट जैसे विष का पाचन करना। तो हठप्रदीप का मयूरासन बोला, मयूर यानी मोर होता है। तो मोर क्या करता है, मोर मोर सर्प को या सर्प को खाया था, और सर्प को खाने इतना जहरीला सर्प होता है फिर भी खाने का उसको पचा जाता है। तो इसलिए उसकी उपमा यहाँ पर की गई है इस आसन की, मयूरासन की, कि वो कालकूट जैसे विष है ना, कालकूट सबसे खतरनाक विष होता है, उस कालकूट जैसे विष को ही पचा लेता है। जैसे मोर पचाया जाता है ना, सांप को खा लेता है तो पच जाता है, मरता नहीं है, पूरे जहर को भी साथ में पचा गया। ऐसी ये जो मयूरासन करते हैं तो कालकूट का पाचन कर लेता है, यानी इसके समान तुलना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ऐसे समझना है, ये 2 से 3 बार प्रश्न आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मांडूक्य उपनिषद पर आधारित ओमकार ध्यान में आ मात्रा शरीर के किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है? जो मांडूक्य उपनिषद में ओमकार की 4 मात्राएं बताई गई हैं उन अवस्थाओं में, तो वही पूछी गई है। सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में, या आ की मात्रा तुरीय अवस्था का है। तो पहली अवस्था ये ना, 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था जागृत अवस्था है, तो उसी अवस्था से संबंधित बताएगी आ उ मा और अर्धमात्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। घेरंड संहिता में अश्विनी मुद्रा का लाभ क्या बताया गया है? सीधे पूछा है, घेरंड के अनुसार अश्विनी मुद्रा, जो गुदा मार्ग को अंदर बाहर खींचते हैं ना, वो संबंधित अश्विनी मुद्रा। अश्व होता है घोड़े, घोड़े को आपने देखा हो, गुदा मार्ग को अंदर बाहर करता है, तो वही अश्विनी मुद्रा क्या है? आंखों की रोशनी, बल और पुष्टि की प्राप्ति, भूख मिटाना, केवल कब्ज निवारण के लिए। तो यहाँ पर बल और पुष्टि की प्राप्ति के लिए बताया गया है, बल और पुष्टि प्राप्ति। यहाँ पे केवल शब्द जोड़ेंगे, केवल इसका निवारण इसलिए नहीं होगा, वैसे तो कब्ज पेट के मॉडर्न से जोड़ेंगे ना, तो कब्ज वगैरह संबंधित पेट के रोग जितने भी हैं, गुदा मार्ग के, गुदा संबंधित, क्योंकि मुद्रा जिससे संबंधित है ना, जैसे स्थान से उसी स्थान के रोग ठीक करते हैं। जो पाइल्स की बीमारी होती है, कब्ज वगैरह होती है, फिसर जो बाहर आ जाता है निकल के, तो फिस्टूला वगैरह, तो उसी संबंधित निवारण करता है। जो केवल शब्द इसलिए नहीं होगा, लेकिन श्लोक में सीधे बल पुष्टि प्रदान करने वाली बताएगी, इसलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठप्रदीप कमल सिद्धासन के अभ्यास के लिए दृष्टि को कहाँ एकाग्र करने को कहा गया? सिद्धासन दृष्टि कहाँ एकाग्र करनी है? नासिकाग्र पे, भूमध्य में, नाभि केंद्र में, खुली आंखों पर। तो यहाँ पर भूमध्य बताएगा ना कि नासिकाग्र बताना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें, दोनों में। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न तो चलते हैं, अंतिम प्रश्न। शवासन के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए कौन सा निर्देश महत्वपूर्ण है? शवासन के बाद धीरे से बाईं या दाईं करवट लेकर उठना, पैरों को सीधा उठाकर हलासन में जाना, या तुरंत झटके से उठना, या सांस रोककर उठना। तो यहाँ पर बताएगा, जब पोजीशन कर रहे हैं ना शवासन में, शरीर को सामान्य अवस्था से ला रहे हैं, बाद में धीरे से बाईं या दाईं करवट करके लेकर उठना है, ये बताया गया। तो आई होप आज हमने सारे प्रश्न जो किए ना आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, तो वहां से कोरेक्ट करके चीजें ना बताई गई हूँ। इस वीडियो में सारी चीज कवर की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो इस बार एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, अधिक से अधिक जो प्रश्न वो रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो बार बार रिपीट प्रश्न वो रखे गए हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी आपको समझाया गया है, और जो सिलेबस है वो भी आपको दिखा दिए कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे बैठकर किए जाने वाले आसनों से, खड़े होकर किए जाने वाले आसनों से, और संतुलन वाले आसनों से, बस्ती वगैरह है जो घिरंड के अनुसार, हठ प्रदीप का अनुसार वहां से पूछता है। तो सारी चीज कवर इस एक ही वीडियो में होगी। जिस भी साथी ने किसी ने देख ली ना ये एक वीडियो, तो ये समझ लो जो 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं ना, उनको गलत नहीं कर पाएगा, यानी कि समझ की चीज अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी, वो चीज सही कर ले आएगा। तो इसलिए आपको वीडियो जो भी आपके कलीग हैं, फ्रेंड, उनको शेयर ज्यादा कर दो, अपने तक जानकारी सीमित ना रखें। आपकी हेल्प के लिए सारी वीडियो बनाई जा रही है। ये अंतिम वीडियो का पार्ट था, यानी यूनिट 10 यूनिट रखी गई है इस यूजीसी नेट में, जेआरएफ योगा में। तो ये 10 यूनिट है, आज हमने ये भी कवर कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।